Hello everyone, this is Sahar, your taxation tutor. Okay, today I'm going to discuss something very interesting. ठीक है, आज हम डिस्कस करते हैं कुछ एग्ज़ाम सक्सेस स्किल्स कि ऐसा क्या करना चाहिए एग्ज़ाम में that your exam should be accepted by the examiner with full marks or with the maximum marks to help you get passed or help you like in acing your exam. ठीक है, अच्छा मेरे सामने अब कुछ एग्ज़ाम सक्सेस स्किल्स कुछ पॉइंटर्स लिखे हुए हैं और कुछ बातें मैं बताऊंगी. ठीक है, तो इसके ऊपर बात करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. अच्छा, अब वो एक क्वेश्चन की एग्जांपल देगा आपको. 15 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड वी ऑल नो दैट इन योर ACC टैक्सेशन एग्ज़ाम यू हैव 2 CRQs ऑफ 15 मार्क्स और उनके टॉपिक्स कन्फाइंड होते हैं, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेशन टैक्स. ठीक है, मेरे सामने भी इनकम टैक्स का क्वेश्चन है. सो सबसे पहली चीज़ वो कहता है इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको पहले ना इंफॉर्मेशन मैनेज करनी आनी चाहिए. अब एग्जामिनर क्या करता है, वो आपको इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन भी देता है. ठीक है, इट विल प्रोवाइड यू विद द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो शायद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड भी नहीं है. ठीक है, it is easy for the amount of information contained in a section C question to feel overwhelming. होता है ना, आप बोलेंगे यार इतनी सारी बातें बता दी ऑलरेडी. वो कहते हैं ना कि सवाल में कभी कभी जवाब छुपा हुआ होता है. ठीक है, सो ACC एग्जामिनर प्लेज विद दिस रूल. इट लिटरली प्लेस विद दिस रूल क्योंकि आप OTQs भी देखते होंगे और सिर्फ टैक्स में नहीं है, ये सारे सब्जेक्ट्स में है ACC में. सो आप देखते हैं कि यार अच्छा मेरा MCQ, आप इवन OTQ सॉल्व करते हैं तो आप कहते हैं मेरा तो आंसर आ गया, मैंने टिक लगाया. वो बाद में जब देखते हैं तो गलत था. तो एग्जामिनर को पता है कि आप क्या गलती कर सकते हैं. सो उसने वो पिटफॉल पहले रेडी करके रखा हुआ होता है. ठीक है, कि आए और आप यू डोंट जस्ट फॉल इनटू दैट ट्रैप. सो यू डोंट हैव टू फॉल इनटू दैट ट्रैप. अब उससे बचने के तरीके बताते हैं. अच्छा, अब read the requirement first before you set up your spreadsheet and go through the detail in the scenarios. There are so many students, वो क्या करते हैं, वो अब आपकी जो CV है एक साइड पे क्वेश्चन होता है. ठीक है, ऑन योर लेफ्ट साइड, और राइट पे आपके सोल्यूशंस होते हैं. वो पूरे का पूरा क्वेश्चन पढ़ते भी नहीं है और डायरेक्ट रिक्वायरमेंट पे जंप मारते हैं. दिस इज़ द मतलब मैं इसको बहुत बड़ी गलती कहती हूँ कि ये टाइम वेस्ट करवाती है आपकी गलती. क्यों आप ओवरवेलम होकर देखते हैं कि अच्छा एम्प्लॉयमेंट इनकम के ऊपर क्वेश्चन आया, ओह ये तो मुझे आता है लेट्स से, या कुछ हो गया बोलेंगे यार ये नहीं आता. फिर वो बोलेंगे चलो रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, वो हमसे पूछ क्या रहा है. अब वो आपसे मांगेगा लेट्स से इनकम टैक्स लायबिलिटी, टैक्सेबल इनकम, इसी तरह की रिक्वायरमेंट्स ये कन्फाइंड होती हैं टैक्स में. तो इसमें क्या होता है कि अब आप क्या करते हैं, देखते हैं कि अच्छा उसने पूछा क्या है, प्रॉपर्टी इनकम डाल दी उसने, एम्प्लॉयमेंट इनकम डाल दी इनकम टैक्स के लिए, या मुझे चाइल्ड इनकम टैक्स बेनिफिट चार्ज, या इस तरह की चीज़ें. फिर आप कहते हैं कि अच्छा ये मांगे, चलिए मैं इसका फॉर्मेट रेडी करता हूँ. टैक्स में क्योंकि आपको पता है कि क्रोनोलॉजी, परफॉर्मा, उसका सीक्वेंस और वो सबकी सब चीज़ें, आप कहते हैं कि चले मैं ना इनकम टैक्स लायबिलिटी का फॉर्मेट तो मुझे आता है, क्या चाहिए होता है NSI, सेविंग्स इनकम, डिविडेंड्स, और मैं हेड्स बना लेता हूँ. अगेन द वर्स्ट मिस्टेक अ स्टूडेंट कैन डू इन हिज एग्जाम और इवन ड्यूरिंग प्रैक्टिस भी. मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कंडेम कर रही होती हूँ कि ये नहीं करना चाहिए. तो इससे होता क्या है, आपने परफॉर्मा बना दिया पूरा, अब आप फिर वापस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, फिर उधर गए, फिर बोल रहे ओहो प्रॉपर्टी इनकम तो है ही नहीं, या सेविंग्स इनकम तो उसने दी ही नहीं, फिर आप वो कॉलम डिलीट कर रहे हैं. तो इससे क्या हो रहा है, और ये बात भी याद रखें कि हर कॉलम के अपने बैंड्स हैं ना, अपने रूल्स हैं. ठीक है, तो आप बेसिक रेट बैंड नॉन सेविंग्स इनकम का तो डिविडेंड पे नहीं लगा सकते. तो फिर आप बैठ के कॉलम फिर बाद में सेट करें, नहीं करें ऐसा. द फर्स्ट थिंग इज रीड द क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन पढ़ लें, जितना रीडिंग टाइम मतलब हम एडवाइस करते हैं आप उतने में वो क्वेश्चन पढ़ें, उसको समझें एंड देन सेट अप द आंसर्स. क्योंकि स्प्रेडशीट पे फॉर्मेट सेट करना है, इट्स जस्ट लाइक आप आंसर सेट कर रहे हैं. ठीक है, फॉर्मेट बना रहे हैं. तो पहली चीज़ तो ये मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट रीड द क्वेश्चन, देन आप सोल्यूशन की तरफ जाएंगे. दूसरा, एफिशिएंट न्यूमेरिकल एनालिसिस. यूज़ द स्प्रेडशीट फंक्शनैलिटी. कैलकुलेटर्स यूज़ नहीं करने. ठीक है, अब मेरा तो कैलकुलेटर पे हाथ सेट है, मैंने प्लस किया, मैंने माइनस किया और मैंने निकाल के आंसर स्प्रेडशीट में टाइप कर दिया, ये सही हो गया. वो सही होगा भी तो वो नहीं मानेगा.
ठीक है. देयर वाज वन ऑफ माय टीचर्स लाइक व्हेन आई वाज डूइंग ACCA, तो उनमें से किसी ने ये कहा था कि हमने पूछा कि वो क्यों नहीं मानता, हमें तो सही आंसर लिखा है. वो कहता है कि व्हाट इफ़ वो ये मतलब सोचता है या वो ये कहता है, आई एम नॉट श्योर कि ऐसा वो सोचता भी है कि नहीं, बट इट्स लाइक कि व्हाट इफ़ आपने बराबर वाले की कंप्यूटर की स्क्रीन पे वो देखा ऑप्शन या आंसर लिखा हुआ और वही आपने बस उठा के लिख दिया. ठीक है. तो वो कहेगा इसकी बेसिस कहाँ है, इसकी वर्किंग्स कहाँ पर है. OTQs और MTQs की बात अलग है. ठीक है. वो मांग ही नहीं रहा वहाँ पे, राइट. बट व्हेन इट कम्स टू CRQs तो वो वर्किंग देखना चाह रहा है और आपके एक्सेल में ही देखना चाह रहा है. तो आप कैलकुलेटर पे वर्किंग करके और उसको एक्सेल पे जस्ट आंसर टाइप करें, कुछ भी मार्क्स नहीं देगा वो आपको. ठीक है. वेदर दैट आंसर इज करेक्ट. सो आपने स्प्रेडशीट की फंक्शनैलिटीज़ यूज़ करनी है. यूज़ द फार्मूलाज. जहाँ एडिशंस करनी है प्लस करें, जहाँ माइनस करना है वहाँ माइनस करें. Do not waste time doing calculations manually when the spreadsheet can do them for you. और इस functionality की वजह से it's about I think 2018 की बात है. 2018 December when I was like doing my tax exam. तो उस 2018 में ही ना पहले manual exams होते थे, फिर वो CB spreadsheets और ये सब चीज़ें आ गई. तो tax was my first skills exam और CB था. तो आपको डर लगता है जब कोई चेंज आता है, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं. व्हाट हैपेंड व्हेन आई यूज्ड टू डू द प्रैक्टिस, तो मुझे टाइम लगता था उसमें. जब मैंने फाइनल एग्ज़ाम दिया, वो 3 hours and 20 minutes का एग्ज़ाम था. मैं अक्सर बता भी रही होती हूँ. सो व्हाट हैपेंड, आई फिनिश्ड दैट एग्ज़ाम इन 1 hour 20 minutes, 2 घंटे पहले. एंड आई वाज लाइक कि अब मैं क्या करूँ लाइक बाकी उसमें ना. तो आई हैड सो मच टाइम इन एग्ज़ाम. लाइक वो आप जब तक एग्जिट नहीं करते और इवन कर भी लें तब भी आप अंदर ही बैठेंगे लैब्स में. सो व्हाई डिड हैपन, बिकॉज ऑफ द एफिशिएंसी. आपको ये पता है कि फार्मूलाज कैसे यूज़ करने हैं, आपको परफॉर्मा की क्रोनोलॉजी याद है, आपको ये पता है कि क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है, मुझे क्या पुट इन करना है मेरे फॉर्मेट के अंदर, और फार्मूला टक 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 आई कैन सॉल्व इट. ठीक है. सो इस चीज़ को यूज़ करें. क्रॉस रेफरेंस योर वर्किंग्स विद द इक्वल साइन रादर देन रीटाइपिंग द नंबर्स. आप प्रॉपर्टी इनकम का हेड है, ठीक है, आपने कहा नॉन सेविंग्स इनकम है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें हैं, पहले उसकी वर्किंग करके आपको प्रॉपर्टी इनकम निकालनी है. उसने आपको सिर्फ रेंटल इनकम दे दी है निकाल के. ठीक है. तो आप गए, पहले आपने 5,000 प्रॉपर्टी इनकम वर्किंग 1 में फाइंड आउट किया, उसके बाद आप उठा के फिर 5,000 लिख रहे हैं. वाई? अब क्या होगा, आपको लेटर ऑन अगर ये रियलाइज़ होगा कि कोई पॉइंट मिस हो गया था, फिर आप उसको चेंज करोगे, फिर 2 जगह पे चेंजेस कर रहे होंगे. क्यों? आप लिंक करें ताकि वो ऑटो पे लिंक हो, मतलब लिंक होगा तो वो ऑटो पे करेक्ट हो जाएगा खुद ही से. द आंसर विल गेट चेंज्ड इफ़ यू वुड लाइक रियलाइज दिस थिंग ड्यूरिंग योर एग्जाम कि कुछ मिस हो गया. ठीक है. 2 बातें. तीसरी, effective writing and presentation. The markers want to see a clear layout with workings directly underneath. You can use the cut and paste functions to ensure that your answers look neat. सफाई. कैलकुलेशंस मैसअप होती हैं. मैं तो कहती हूँ अकाउंटेंट की पूरी लाइफ ही शायद एट टाइम्स मैसअप होती है विद द नंबर्स एंड ऑल दीज थिंग्स, बट यू कैन मेक इट नीट एंड क्लीन. हाउ? जब आप श्योर होते हैं कि किस वर्किंग्स के नीचे क्या आना चाहिए. ठीक है. सो ये पता होता है. एंड देन गुड टाइम मैनेजमेंट. अच्छा, डोंट गो फॉर दिस कि आप पूरा ही एग्जाम अटैम्प्ट करेंगे तो पास होंगे, ऐसा नहीं होता. क्वालिटी मैटर्स ओवर क्वांटिटी. सो again, but it's wise enough to like solve your exam fully और मतलब पूरा एग्ज़ाम करें. और अगर नहीं भी होता तो जो जितना अटेम्प्ट किया है वो आपने फिर क्वालिटी के साथ किया. ठीक है. नाउ लेट्स हैव दिस स्किल्स एक्टिविटी. Flory is employed by Shelford Limited. The following is information is available for the tax year. ठीक है. अब ये इसकी देखिए सारी, आप समझिए आपका एग्जाम है और ये पैराग्राफ्स में से स्ट्रक्चर करके आपको चीज़ें दी होती हैं. ग्रॉस एनुअल सैलरी है. ठीक है. बोनस मिला है उसको. बोनस एंटाइटल्ड कब हुआ था, डेट्स इंपॉर्टेंट है. ठीक है. 31 मार्च 2024 मेरा दूसरा फिस्कल ईयर है ये. ठीक है. और मिलता है उसको नेक्स्ट फिस्कल ईयर में. शेल्फोर्ड हैज़ प्रोवाइडेड with living accommodation. The company had purchased the property in 2019. उसकी मार्केट वैल्यू, उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है. बट अगैन अब देखिए यहाँ से मुझे पिक करना है कि कौन सी वैल्यू लेनी है. मैं कैसे पिक करूँगी जब मुझे पता होगा कि 6 साल गुजर चुके हैं, उसको क्या हो चुका है. Flory paid a train fare. This was reimbursed by the employer. Shelford gave each of its employees a 1-day gym membership. अब अगर मुझे पता है कि ये चीज़ exempt benefit है तो मैं ये 45 नहीं लूँगी. I'll put up a 0 over here. लेकिन नहीं, मैं बोलूँगी वो 45 दिया, डाल दो उसकी सैलरी में. I'll be wrong.
देन और भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, ठीक है. सो वेरी क्विकली आई एम लाइक मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द सोल्यूशन. मुझे जो चीज़ सिखानी है, जो पर्पस है, वहाँ पे चलते हैं, ठीक है. सब चीज़. फिर उसके बाद प्रॉपर्टी इनकम. अब एम्प्लॉयमेंट इनकम का चैप्टर क्लोज. देन प्रॉपर्टी इनकम, उसके पूरे घर की चीज़ें. अब ये जाहिर सी बात है प्रॉपर्टी इनकम आप निकालेंगे क्योंकि उसने आपको सिर्फ और सिर्फ रेंटल इनकम निकाल के दी हुई है, ठीक है. तो ये हम लिंक अप करेंगे आंसर. देन वी हैव, ठीक है, एडवर्टाइजिंग है, 3 सीट सोफा, other information. So Flory received dividends and then donations है. कोई savings income का जिक्र नहीं है इसके अंदर. तो फिर अब हम देखते हैं, आगे चलते हैं. Requirements: calculate the income tax payable by Flory, और 0 आपने लिखना है जहाँ भी taxable exempt whatever. Okay, start by setting up the spreadsheet. So उसने कहा आप फॉर्मेट लगाएं, ठीक है. नंबर्स जो है वो सेपरेट सेल्स में हैं, लेबलिंग्स, ठीक है, और लिंकिंग अप, और ये सारी की सारी कुछ चीज़ें जो मैं भी आपको बताइए. देखें, इतना साफ सुथरा आंसर एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है. उसने लिखे 2 कॉलम्स. उसने सेविंग्स का नहीं ऐड किया क्योंकि सेविंग्स इनकम है ही नहीं, ठीक है. NSI, डिविडेंड, टोटल, देन एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी, फिर डिविडेंड्स अलग. उसके बाद नेट इनकम आएगी, इसमें से आप पर्सनल अलाउंस माइनस करेंगे, टैक्सेबल इनकम, और फिर बेसिक रेट बैंड्स और व्हाटएवर, ठीक है. अब एम्प्लॉयमेंट इनकम उसने कैसे कैलकुलेट की, ये देखें, नीचे वर्किंग्स की हुई है उसने. सैलरी, बोनस, देखिए जहाँ 0 मैंने आपसे कहा था ना, एग्जाम्प्ट या जो भी उसके रूल है अकॉर्डिंग टू डैट, वो सारा मेंशन किया उसने. 85,305 उसने यहाँ पे हाथ से नहीं लिख दिया, उसने लिंक किया सेल को, ठीक है. सेम गोज फॉर प्रॉपर्टी इनकम. तो वो सारी कैलकुलेशन उसने की हैं. उसके बाद बेसिक रेट, लिमिट, बैंड, और वो 40,200 कैसे हो गया, आई थिंक उसकी कोई पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन है. हाँ, गिफ्ट डोनेशन 2000 नेट. तो 2000 नेट को आप ग्रॉस करेंगे, वो कैलकुलेशन भी दिखाएंगे आप. 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड लाइक डिवाइड बाय 80. तो आफ्टर दैट यू विल हैव योर, वो भी इसने यहीं कहीं दिखाया होगा, ठीक है. सो सी, अब क्या होगा, ये देखिए उसने लिखा हुआ है, डिड यू रिमेंबर टू एक्सटेंड द बेसिक रेट बैंड बिकॉज ऑफ द गिफ्टेड डोनेशन. डिड यू रिमेंबर टू डिडक्ट द पे. आपने फंक्शंस यूज़ किए, आपने ये सब कुछ किया. तो ये कुछ बातें हैं, कुछ एसेंशियल्स हैं जो कि आपको याद रखना है, ठीक है. फिर उसके बाद वो आपसे बोलता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ही पूछते हैं, ऑलवेज एंटर नेगेटिव फिगर्स एज नेगेटिव. ये नहीं करें कि आप ना उसको, जैसे पर्सनल अलाउंस है तो आप 1 लाख में से 2,000 माइनस कर, 12,570 माइनस कर रहे हैं और फॉर्मूला में नीचे माइनस कर रहे हैं. नो, यू हैव टू शो दैट फिगर एज अ नेगेटिव, कि वो ऊपर से माइनस होगी, आप नीचे प्लस करेंगे उसको. फाइनल फार्मूला टू गेट द फाइनल फिगर. यूज द सम फंक्शन, और परसेंटेजेस है जहाँ परसेंटेजेस यूज़ करें, और बार बार कहता है लिंकअप करें आंसर्स. तो जो वो आपको बता रहे हैं दैट हाउ यू हैव टू मैनेज योर एग्जाम, सो यू हैव टू, ठीक है. तो इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिएगा और ट्राई टू डू इट लाइक देयर एज वेल. और ये आपके पास इनकम टैक्स लाइबिलिटी है, पे डिडक्ट हुआ है तो इनकम टैक्स पेबल आ जाता है आपके पास, ठीक है. सो ये इसको ऑर्डर है. अब कोई मैसअप करेगा, मतलब कट कॉपी पेस्ट आप आराम से करके एट दी एंड एग्ज़ाम सबमिट करने से पहले उसको फॉर्मेट कर सकते हैं. हो सकता है आपको एम्प्लॉयमेंट इनकम बिल्कुल इसके सामने करना हो, पहले करना हो, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ओ मैंने ये वर्किंग इस सेल में की, उस सेल में की. गेट प्रॉपर लेबलिंग ताकि आप भी कंफ्यूज ना हो. और लेकिन बिल्कुल इस तरह से आपने करना है. तो एग्ज़ाम में देन इट विल बी like really helpful for the examiner as well to mark. और आप भी फिर अपने गुम नहीं हो जाएंगे किसी भी क्वेश्चन के सोल्यूशन के अंदर. सो इस तरह की, तो I'll be like discussing up more questions with you like this, और हम कर रहे होंगे. So yep, okay. So I hope that you I hope that my tips and these points will be really helpful to you. So looking forward to you. Okay.